Everybody and welcome back to Eskivanikus and we're back again with another topic in Newton's laws of motion and आज हम लोग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी कवर कर लिया है। वी लर्न कि जब भी किसी भी बॉडी पे एक रिजल्टिंग फोर्स जब जीरो होती है तो उस केस में उस बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होती है, मतलब उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब वो बॉडी जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में कंटिन्यू रहेगी, यानी कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी फॉर लेटर इंस्टेंस ऑफ टाइम, एंड अगर वो मोशन में है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में चलेगी। दैट इज द थिंग। उसकी ना ही स्पीड चेंज होगी ना ही डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आ जाते हैं। फर्स्ट लॉ की डिस्कशन थी फॉर द केस कि जब नेट रिजल्टिंग फोर्स जीरो होगी, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करता है कि जब रिजल्टिंग फोर्स नॉन जीरो होगी उस केस में कैसे उस बॉडी की मोशन में चेंजेस आएंगे। दैट इज व्हाट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अबाउट। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि द थिंग इज कि आप कोई भी बॉडी ले लो, लेट्स से यू हैव दिस ऑब्जेक्ट ओवर हियर। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू स्टडी ओवर हियर कि अगर इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट होती है देन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि बॉडी एक्सेलरेट करती है। दैट इज व्हाट न्यूटन हैड ऑब्जर्व कि इस बॉडी पे जिस भी डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करोगे उस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आता है। तो द फर्स्ट थिंग कि अगर हम लोग एक एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं तो अलोंग वर्टिकल हम लोग कोई फोर्स अभी कंसिडर नहीं कर रहे, तो अलोंग एक्स एक्सिस मैंने एक फोर्स वेक्टर F1 एक्सर्ट किया है। तो ऐसा ऑब्जर्व्ड है कि इस बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन आएगी, लेट्स कॉल इट वेक्टर A1। एंड अगर आप एक ग्रेटर फोर्स एक्सर्ट करते हो तो एक्सेलरेशन इवन ग्रेटर होती है। व्हाट्स बीन ऑब्जर्व्ड कि अगर आपके पास यही बॉडी है एंड आपने एक फोर्स वेक्टर F2 एक्सर्ट किया है और लेट्स से अगेन वेक्टर F1 ही एक्सर्ट किया है एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक कम स्ट्रेंथ का फोर्स वेक्टर F2 एक्सर्ट किया, एंड अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो द मॉड ऑफ वेक्टर F2 इज लेसर देन मॉड ऑफ वेक्टर F1। मतलब जो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस है, जैसे नेट फोर्स कहा जाता है, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज द नेट फोर्स। अगर ये इस डायरेक्शन में है सो इट्स बीन ऑब्जर्व इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है, लेट्स कॉल इट वेक्टर A2, ये भी इसी डायरेक्शन में होती है। एंड ये एक्सेलरेशन कितनी होती है यहाँ पे इस फोर्स पे डिपेंड करेगा, इस केस में इस नेट फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास फिर यहाँ पे वेक्टर F नेट है क्या, वेक्टर F नेट तो वेक्टर F1 माइनस वेक्टर F2 है। पॉजिटिव साइन इस साइड लिए, मतलब ये जो हमारी एक्सिस है ये पॉजिटिव x है, यहाँ पे पीछे नेगेटिव x। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया, ओनली x एक्सिस फॉर नाउ। अब ये भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा कोऑर्डिनेट हमें सिस्टम चूज करना हो विच इज नॉट ओनली x, so this is just for understanding the basic relations for now. We'll state clearly what exactly it is for later. अगर हमें अंडरस्टैंड करना है so let's say हम लोगों ने यहाँ पे एक फोर्स वेक्टर F1 एक्सर्ट किया, यहाँ पे एक फोर्स वेक्टर F2 एक्सर्ट किया, एंड इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स आता है ये हम लोग गेस कर सकते हैं कहाँ पे होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर F नेट कंसिडर कर लिया कि इन दोनों को ऐड करके व्हेन यू आर एडिंग इट सो यू आर गेटिंग वेक्टर F नेट इन दिस डायरेक्शन, तब इट्स बीन ऑब्जर्व कि अब जो एक्सेलरेशन आता है वेक्टर A3 कह दो इसे, ये इस डायरेक्शन में आता है। तो समहाउ एक सेंस आपको पता चलता है यहाँ पे ये बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा। मतलब रेस्ट पे है तो फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी बनेगी दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट किया तो ये यहाँ पे मूव करना शुरू होगा, यहाँ इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इस डायरेक्शन में यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कि अगर आप mg एंड नॉर्मल रिएक्शन, मतलब यहाँ पे वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन पे फोकस कर रहे हो तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे को बैलेंस भी कर देती है फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट, सो वी आर जस्ट इग्नोरिंग दैट फॉर अ मोमेंट। तो यहाँ पे हियर यू विल सी कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करे क्योंकि एक्सेलरेशन इज ओवर हियर।
तो एक चीज पता चली कि आप जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगा रहे हो, रिमेंबर इट डजंट मैटर किस डायरेक्शन में कोई भी स्पेसिफिक फोर्स एक्ट कर रहा है, यू हैव टू रिमेंबर इट एक्चुअली डजंट मैटर, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ नेट होगा वही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए होगा। तो जिस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। सो दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। इसको और मैथमेटिकली स्टेट कर सकते कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोना बी जीरो। अब वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, अगर मैथमेटिकली इसे लिखना है कि कैसे दे हैव द सेम डायरेक्शन, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वेक्टर एफ नेट, राइट, दिस इज हाउ इट गोज इन मैथमेटिक्स एक्चुअली। डॉट वेक्टर ए विल बी सिंपली एफ नेट मॉड ऑफ वेक्टर एफ नेट टाइम्स में मॉड ऑफ वेक्टर ए हो गया। इसको लिखने का एक और तरीका है कि वेक्टर एफ नेट क्रॉस वेक्टर ए इक्वल्स जीरो, राइट। तो दिस इज हाउ मैथमेटिशियंस को चीजों को कुछ इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना पसंद होता है। Meanwhile, physicists will use as simple language as possible. So this is for mathematicians more inclined towards physics and mathematics. तब ये purely physics, you merely have to say कि resultant force की direction, acceleration की direction same है. So let's also call this at least physics. ये तो mathematicians का let's say statement हो गया। तो अगेन अब यहाँ पे ये बात हमें पता चल गई कि वेक्टर एफ नेट इज ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, जहां पे नेट फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। ऐसा ऑब्जर्व्ड है, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, हम सब लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा और यहाँ पे अगर मैं एक और रिलेशन की बात करूं, अब यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो ऐसा भी ऑब्जर्व्ड है कि अगर आपने नेट फोर्स को जस्ट डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाता है, और नेट फोर्स को जस्ट रिड्यूस कर दिया बाय हाफ तो एक्सेलरेशन भी हाफ से रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जिस रेट से आप फोर्स को चेंज करें उसी से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। मतलब समहाउ फोर्स, नेट फोर्स, एक्चुअली इट्स नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड इंडीड दे आर। अगर आप ट्वाइस द फोर्स यूज करते हो तो ट्वाइस द एक्सेलरेशन है। यहाँ पे अगर नेट फोर्स की स्ट्रेंथ देखी जाए, सो हियर आई एम टॉकिंग एक्चुअली नॉट इक्वल्स ऑब्वियसली, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात हो रही है, एंड हियर वी आर टॉकिंग मैग्नीट्यूड वाइज। फॉर नाउ डायरेक्शन ऑलरेडी देख लिया गया, हमेशा सेम होगा। दिस विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है? नेट फोर्स के। एंड रिमेंबर यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस आ सकते हैं, बट उन सबका जो वेक्टर सम होगा एंड उसका जो आपने मॉड ले रखा है, उसका जो मॉड आपने ले रखा है, द मॉड ऑफ लाइक वेक्टर एफ नेट इधर क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर एफ वन माइनस वेक्टर एफ टू, राइट। पहले आपको इसे वेक्टर एफ वन माइनस वेक्टर एफ टू वेक्टर फाइंड आउट करने, फिर उसका मॉड लेना है। तो यहाँ पे अगर आप एफ नेट देखते हो, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, एक ये चीज मिल गई। ऑल्सो सिंस आप यहाँ पे देखोगे इनके डायरेक्शन हमेशा सेम है, तो अगर आप चाहो इसके वेक्टर इक्वेशन भी लिख सकते हो। स्ट्रेंथ वाइज प्रोपोर्शनल है एंड डायरेक्शन ऑलवेज सेम है, तो इसी की वेक्टर इक्वेशन लिख दो आप। अब उसके अलावा एफ नेट किस पे डिपेंड करता है? एंड आई विल टेल यू, उसके अलावा एफ नेट डिपेंड करता है कि ये जो बॉडी ले रहे हो इसके कलर पे डिपेंड नहीं करेगा, इसके साइज पे नहीं, इसके हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, या फिर इस पे भी नहीं डिपेंड करेगा कि ये किस मटेरियल का बना है। ये डिपेंड करेगा कि इसके अंदर कितना मैटर है। दैट इज व्हाट द फोर्स विल अगेन डिपेंड, कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना नेट फोर्स चाहिए इस ऑब्जेक्ट पे लगाने के लिए। सो इट विल नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर केमिकल प्रॉपर्टी, एटलीस्ट किसी केमिकल प्रॉपर्टी पे नहीं डिपेंड करता है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन इट, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन दिस ऑब्जेक्ट। एंड इसी क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मेजर्ड इन किलोग्राम्स। मास एंड वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यू हैव टू फोकस दैट मास इज नॉट सेम एज वेट। अब वेट क्या होता है? वेट इज एक्चुअली अ फोर्स, वेट एक फोर्स है ओवर हियर, जिसे हम लोग इसमें ऑब्वियसली इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी गिवन सिचुएशन में। वेल मास को हम लोग इस साइड रखेंगे, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि वेट इज अ फोर्स, एंड जो हम लोग क्वांटिटी ऑफ मैटर मेजर करते हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी है, ये आप मैटर ले रहे हो, लेट्स से 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस,
तो यहाँ पे 5 किलोग्राम ऑफ राइस जब आप कहते हो तो आप मेजर करना चाह रहे हो कि ये जो आपके पास है बैग ऑफ राइस, इसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ राइस है। सो दैट इज नॉट द वेट ऑफ राइस, दैट इज एक्चुअली द मास ऑफ राइस। तो यहाँ पे जो वेट एंड मास टर्म है बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है इन डेली लाइफ एंड बहुत ही इनकरेक्टली यूज किया जाता है। यू हैव टू रिमेंबर 5 किलोग्राम is not the weight of the rice but is rather the mass, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर मास से डिफाइन होती है। एंड इट इज सच अ टर्म कि आप अर्थ पे चले जाओ, ऑब्वियसली हम लोग अर्थ पे हैं, आप मून, जुपिटर, सैटर्न, किसी दूसरी गैलेक्सी या फिर कहीं भी एट द एज ऑफ यूनिवर्स चले जाओ, मास इज नॉट गना चेंज, मास चेंज नहीं होगा। मास कैसे चेंज हो सकता है? रिलेटिविस्टिकली चेंज हो सकता है, बट विल इग्नोर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स। तो मास हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो जितना ज्यादा आपको इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है एंड तो उतनी ज्यादा नेट फोर्स चाहिए, उसके साथ जितनी ज्यादा यहाँ पे मैटर है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर द ग्रेटर इट इज, उतनी ज्यादा आपको नेट फोर्स चाहिए होती है। ऐसा किसने कहा? ऑब्वियसली नो वन इन स्पेसिफिक स्टेटेड इट, बट दिस थिंग हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, सो देखा गया। ऑब्वियसली इट्स मास ओवर हियर, जिसे m से डिनोट करेंगे। यू सी that the net force, mass क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, this is a scalar, acceleration is what? a vector, acceleration तो वेक्टर है। so you can see कि अगर मैं एक वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहूँ so the vector f net is gonna be, और किसी क्वांटिटी पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा अगर मास एंड एक्सेलरेशन है, k m वेक्टर a। ये जो k वाला टर्म है दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये जो k टर्म है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, जिसको अगेन हम लोग 1 कंसिडर करेंगे। k को हटा दो, नोबडी केयर्स, राइट। एक्चुअल में k यहाँ पे आएगा एंड इट हैज द राइट मैथमेटिकली कि जहां पे भी आपने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया एंड इक्वलिटी से रिप्लेस किया, वहां पे आपको ये k रखना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि अगर आप वेक्टर एफ नेट इक्वल्स के एम वेक्टर ए लिखते हो तो ये एग्जैक्टली इक्वेशन बैलेंस हो जाता है अगर k की वैल्यू 1 है। एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है कि एफ नेट सिर्फ m पे डिपेंड करती है एंड सिर्फ वेक्टर a पे डिपेंड करती है। सो k आप इक्वल्स 1 कर रहे हो, यहाँ पे यू आर पुटिंग k इक्वल्स 1। तो जो हमारी नेट फोर्स होगी ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन होगी, दैट्स द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के एक्चुअल में कई सारे फॉर्म्स है, मेनली दो फॉर्म है। ये एक्सेलरेशन वाला फॉर्म है कि कैसे आप नेट फोर्स को मास एंड एक्सेलरेशन से रिलेट करते हो। उसके अलावा सेकंड लॉ का एक और फॉर्म है विच इज द मोमेंटम फॉर्म, एंड जो कि इस वाले फॉर्म से ज्यादा एक्यूरेट है। दैट इज द वेक्टर एफ नेट विल बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ पे कंसिडर कर लो, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ नेट, इसमें इसकी मास मल्टीप्लाई करो, इसकी एक्सेलरेशन जो कि प्रोड्यूस करनी है मल्टीप्लाई करो, आपको पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी नेट फोर्स चाहिए। एंड ऑल्सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो वेक्टर एफ नेट इक्वल्स एम वेक्टर ए आप लिख रही हो, this can hold for instantaneous acceleration and it will hold for instantaneous acceleration। देखो एक्सेलरेशन भी वैरी कर सकती है, एक्सेलरेशन वैरी कर सकती है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हमारे पास एक वैरिंग एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या? एक वैरिंग फोर्स है, फोर्स भी वैरी कर रही है, एक्सेलरेशन तब करेगी ही करेगी, फोर्स ही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर आपके पास एक वैरिंग फोर्स है दैट कॉजेज अ वैरिंग एक्सेलरेशन, तो किसी भी गिवन मोमेंट पे अगर एक्सेलरेशन वेक्टर ए है तभी उस गिवन मोमेंट पे नेट फोर्स एम वेक्टर ए है। दिस नेट फोर्स हैज नथिंग टू डू विद द हिस्ट्री ऑफ द पार्टिकल, कि इसके पहले कौन से फोर्स एक्ट की जिसने इतनी वेलोसिटी इस पार्टिकल को दी या फिर यहां तक की एक्सेलरेशन दी। द फोर्स हैज नथिंग टू डू विद दैट, रादर इस इंस्टेंट पे अगर एक्सेलरेशन वेक्टर ए है तो इस इंस्टेंट पे यू हैव टू रिमेंबर वेक्टर एफ नेट इज एम वेक्टर ए। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि पहले कितनी फोर्स एक्ट की। अगर आपके पास करंट वाला एक्सेलरेशन है यू कैन नॉट एग्जैक्टली फाइंड आउट, आप एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते हो कि पहले कितनी फोर्स एक्ट की होगी तो इतनी वेलोसिटी आई या फिर दिस मच एवरेज एक्सेलरेशन। बट इस इंस्टेंट पे अगर एक्सेलरेशन वेक्टर ए है तो इस इंस्टेंट पे नेट फोर्स इतनी काम कर रही है। सो यू हैव टू कंसिडर कि दिस इज एन इंस्टेंटेनियस फॉर्म, कि ये जो फॉर्म है ये भी एट एन इंस्टेंट काम करती है। एंड ऑब्वियसली द बेस्ट केस होगा जब आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है।
एंड दैट इज ऑल दैट इज एक्चुअली टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। इसका जो मोमेंटम फॉर्म है वो जब हम लोग सेंटर ऑफ मास कंसिडर करेंगे, सेंटर ऑफ मास स्टडी करेंगे, इन दैट केस हम लोग इसकी मोमेंटम फॉर्म स्टडी करेंगे along with collisions obviously। तो we'll have a deeper look at momentum along with impulse, वहीं पे कवर होगा obviously। तो here we looked at the mass and acceleration form of net force of the second law of motion। आप याद रखना, it is net force that actually matters, not the force that you are applying। So that was all for today's video and thanks to you always and Jai Hind Jai Bharat।